हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो ये वीडियो है, आज का वीडियो है आपका पाषाण काल स्टोन एज के ऊपर, है ना। तो इससे पहले भी मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी वो भी स्टोन एज के ऊपर ही थी, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा इसको ब्रीफली समझेंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, ये एग्ज़ाम जो भी ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाभकारी है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, सुपरटेट या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका जीए होता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, वो भी काफ़ी उनमें जो है हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाषाण काल, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भी समझा दिया है, लेकिन मैं इसको और अच्छे से क्लियर करके आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। पाषाण काल यानी कि हमारा स्टोन एज, ठीक है। इसमें देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 भाग में डिवाइड है, ठीक है दोस्तों। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 20 लाख साल से, मतलब 20 लाख से 12,000 साल ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। और ये आपका मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 12,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है कि आपका नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है वो 9,500 साल ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जो एज है ये 10,000 साल ईसा पूर्व दिया हुआ है, ठीक है। ये 10,000 साल ईसा पूर्व दिया हुआ है, तो आप इसे ही मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बनाया है, जो डेट यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह के हिसाब से डेट में कुछ कुछ डिफरेंस है, आप कहीं और भी देखिएगा तो उनमें कुछ कुछ डिफरेंस आपको लगेंगे। लेकिन जो मैंने यहाँ डेट जो लिखे हुए हैं दोस्तों, ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हमारे यहाँ होते हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए जो भी मैंने डेट्स यहाँ दिए हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका हो गया पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब जो ये आपका पूरा पाषाण काल है यानी कि जो पैलोलिथिक एज है, इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें आता है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न मतलब लोअर जो है पैलोलिथिक पीरियड, फिर आपका मिडिल, उसके बाद आपका अपर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हम एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण युग को यहाँ के उपकरणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब कि ये जो काल है, ये जो एज है, यहाँ से जो उपकरण मिले हैं, यहाँ से जो टूल्स मिले हैं दोस्तों, उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका चॉपर चॉपिंग या पैबल संस्कृति, ठीक है, और दूसरा है एस्यूलियन संस्कृति। तो आइए अब इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन में समझ लेते हैं। देखिए, चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम कहाँ से मिली? सोहन नदी घाटी से मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इसे, ये जो चॉपर चॉपिंग पैबल संस्कृति है, इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं। वही जो एस्यूलियन संस्कृति है, इसको हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। हैंड एक्स का मतलब होता है हस्त कुठार, जो हथौड़े बनाए जाते थे किसी चीज़ को पीटने के लिए, काटने के लिए। जो उस समय के जो अर्ली पीपल थे जो यूज़ करते थे, जो टूल्स यूज़ करते थे इस टाइप के, उसे हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। चूँकि हैंड एक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई, मतलब जब इसका खोज हुआ तो ये सबसे पहले कहाँ से खोजा गया दोस्तों? ये सबसे पहले मद्रास से खोजा गया, ठीक है। तो इसलिए इस संस्कृति को, ये जो हैंडेक्स है संस्कृति, या आप कहिए एस्यूलियन संस्कृति कह लीजिए, इसे क्या कहते हैं? इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हैंडेक्स है इसके सबूत जो मिले थे, इसके जो एविडेंस मिले थे, ये हैंडेक्स जो हमें प्राप्त हुआ था ये सबसे पहले हमें मद्रास से प्राप्त हुआ था, इसलिए हम इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए रेडी किया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। चलिए अब देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि आपके जो पूरा पाषाणकालीन जो औजार हैं, जो पैलोलिथिक पीरियड के जो औजार हैं, इनकी खोज की थी। और कब की थी? 1863 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे आपका मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए, इसे फलक, ब्लेड, स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं। फलक है ना, फ्लैक्स, ठीक है, ब्लेड और स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो टूल्स मिले हैं, मध्य पूरा पाषाण के जो टूल मिले हैं वो फलक, ब्लेड और स्क्रैपर इस टाइप के टूल्स मिले हैं, इसीलिए इसको जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसे हम इसी संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। फलक, ब्लेड और स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए अब आगे देखें। चलिए यहाँ देखते हैं कि विस्तार क्षेत्र में यह, अब देखिए कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। विस्तार क्षेत्र में यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के ओरसंग नदी की घाटी में स्थित भंदरपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी एवं राजस्थान से इस काल के उपकरण मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल है, जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है, इसके जो टूल्स है, ठीक है दोस्तों, इसके टूल्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो हमें महाराष्ट्र से मिलते हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात के कहाँ से? भंदरपुर से, ठीक है। फिर आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगहों से हमें जो है मिडिल जो पैलोलिथिक पीरियड है इसके टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है आपका अपर पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल के उपकरणों में तक्षणी तथा ब्लेड थे, ठीक है। होमोसेपियंस का पदार्पण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। अब देखिए, ये जो स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो होमोसेपियंस का जो पदार्पण हुआ, जो आगमन हुआ, वो सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। किस काल में? अपर पैलोलिथिक पीरियड में, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसी काल में हड्डियों के बने उपकरण भी मिलने लगे, ठीक है। पहले तो जो अर्ली पीपल थे वो सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ स्टोन के टूल्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन जो आपका ये अपर पैलोलिथिक पीरियड आया तो इस टाइम पे लोग ने क्या किया? लोगों ने हड्डियों के भी टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, इस काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई। महाराष्ट्र के पाटने से प्राप्त हुई शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो इस काल में आप देख रहे हैं कि चित्रकला में भी प्रगति हुई थी, है ना। और जो आपके महाराष्ट्र के पाटने जो जगह है वहाँ से क्या हुआ है? वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उस पर ड्राइंग की गई है, उस पर चित्रकारी की गई है। और आप इसे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक होगी तो आप उसके फर्स्ट चैप्टर में इसको देख सकते हैं दोस्तों। उसमें ये पिक्चर बनाई हुई है जो कि जो महाराष्ट्र के पाटने से जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा प्राप्त हुआ है उस पर जो ड्राइंग की हुई है वो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ है पूरा पाषाण काल में मानव जीवन किस तरीके का था, ठीक है। यहाँ तो हमने इन तीनों को, जो पूरा पाषाण काल है इसको जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना। आपका लोअर पैलोलिथिक हो गया, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड हो गया और
आपका अपर पैलोलिथिक पीरियड हो गया। और इसमें क्या क्या टूल्स थे, उसके टूल्स के अकॉर्डिंग उनका जो नाम रखा गया उसके अकॉर्डिंग ही उनको उस संस्कृति से बिलोंग किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने दोस्तों यहाँ पे जाना। हमने ये भी जाना कि महाराष्ट्र के पाटने से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, उस पर चित्रकारी की गई है। और ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन 2019 के सीटेट में आया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं आपके। तो अब हम देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था, इसमें मानव जो थे, अर्ली पीपल थे, इनका जो जीवन था वो किस तरह का था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, शिकार एवं कंदमूल ही उसके भोजन थे। वह अग्नि के प्रयोग से परिचित हो चुका था। अब इस काल में क्या है कि ये जो पीरियड है, ये इस एज में जो लोग थे वो पूरी तरीके से नेचर पे ही निर्भर थे, है ना। हंटिंग करते थे, हंटिंग करके ही अपने खाने का इंतजाम करते थे ये लोग। ठीक है, और बहुत भीड़ में हंटिंग के लिए नहीं जाते थे, या तो अकेले जाते थे, बहुत ग्रुप में नहीं जाते थे। ठीक है, अकेले जाते थे या 1-2 पर्सन साथ में मिलके जाते थे। और सबसे बड़ी बात इस एज की ये है, इस पीरियड की ये है दोस्तों कि इनको आग का पता चल चुका था। ठीक है, अग्नि का जो प्रयोग है इसको ये जान चुके थे। और अग्नि का यूज़, आग का यूज़ जो ये लोग करते थे, ये जैसे 3 टाइप से आपके NCERT के बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 3 टाइप से इसमें ये लोग करते थे। अपने कुकिंग के लिए भी करते, जैसे पहले जब ये शिकार करते थे तो कच्चा मांस खाते थे, ठीक है ना, रॉ ही खा लेते थे मीट। लेकिन जब इन्हें आग का पता चला, जब आग का आविष्कार कर लिया इन लोगों ने, तो ये अपने खाने को पकाने लगे। ठीक है, जंगलों को साफ करने के लिए आग का यूज़ करने लगे। और जंगली जानवरों से दोस्तों खुद को बचाने के लिए भी आग का प्रयोग इन लोगों ने किया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए, इस काल में कृषि, पशुपालन एवं मृद भांडों के प्रचलन का अभाव था, इसलिए लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था। ठीक है, यही कारण है कि इस काल का मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। ठीक है ना, इस काल में कृषि पशुपालन जैसी कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, लोग हंटिंग करते थे, है ना, शिकार करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, लोग घर नहीं बनाते थे, लोग केव्स में रहते थे, उनको घर बनाने का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ठंडी थी, आइसेज चल रहा था, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए केव्स में रहा करते थे। ठीक है, गुफाओं में, पत्थर की शिलाओं में, गुफाओं में रहते थे। और इसी तरह से जिन गुफाओं में दोस्तों ये लोग रहते थे, वहाँ इन लोगों ने कुछ चित्रकारी भी की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जब वे कृषि और पशुपालन इन सब के बारे में वो नहीं जानते थे, इनका अभाव था उनके जीवन में, तो उनके जीवन में क्या था, स्थायित्व नहीं था। वो हमेशा मूवमेंट में रहते थे। ठीक है ना, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमेशा अपने खाने की खोज में, अपने खाने की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए वो क्यों घूमते रहते थे, कई कारण है। जैसे खाने की तलाश में, आप जानवर भी ऐसा दोस्तों ये नहीं है ना कि आप जहाँ हैं हर समय आपको वहीं जानवर अवेलेबल हो जाए। जानवर भी यहाँ से वहाँ अपने खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी, जो अर्ली पीपल थे, ये भी घूमा करते थे, वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना, और शिकार किया करते थे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनका जो लाइफ था ये टोटली हंटिंग पे डिपेंड था। ठीक है दोस्तों, और ये लोग केव में रहते थे अपने आप को ठंडी से, बारिश से बचाने के लिए, क्योंकि उस समय आइसेज था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने अपना पैलोलिथिक पीरियड के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अपने मध्य पाषाण काल के बारे में, यानी कि मेसोलिथिक एज के बारे में। चलिए, आदमगढ़ MP, ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है, MP, एवं बागौर राजस्थान, 2 मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं कि मध्य पाषाणिक स्थल, ऐसे कौन से 2 मध्य पाषाणिक स्थल है जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको टिक करना होगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि जैसे ये आदमगढ़ हो गया,
ये आपका बागौर हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये दो जो जगह है मध्य पाषाणिक स्थल है जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ जो इस आपके इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बस वही यहाँ पर आपके लिए मैंने रेडी किया है ताकि आप उसको ब्रीफली समझ भी जाइए और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 12,000 साल ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, इस काल के उपकरण छोटे हैं, इसलिए इन उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथिक टूल्स भी कहा गया है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 12,000 साल ईसा पूर्व से। ठीक है, और इस काल के जो ये मेसोलिथिक पीरियड है दोस्तों, इस काल में जो टूल्स हमें मिले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मिले हैं। जो आपके पैलोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल्स मिले हैं दोस्तों वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के मिले हैं। ठीक है, इसलिए इनको माइक्रोलिथिक टूल्स भी मतलब माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं था कि माइक्रोलिथिक टूल आने की वजह से लोगों ने जो आपके पैलोलिथिक टूल्स जो थे उस समय के जो टूल्स थे उनका उपयोग करना छोड़ दिया। नहीं, ये इन टूल्स को भी यूज़ करते थे और जो पैलोलिथिक टाइम के जो टूल्स थे दोस्तों उनका भी इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए धनुष बाण। ठीक है, धनुष बाण इसी काल में आया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें खास है किसी जगह में जो खास चीज़ें मिली है वो तो समझ लीजिए आप बिल्कुल कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। ठीक है, धनुष बाण इसी काल में आया। किस काल में? मेसोलिथिक एज में। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में उपकरणों का निर्माण जैस्पर, चर्ट, क्वार्ट्जाइट आदि से हुआ है। इन औजारों की प्राप्ति बागौर से भारी मात्रा में हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? बागौर से। ठीक है, ये जो औजार हैं आपके टूल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये हमें बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महादहा आदि से भी लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन जगहों से भी जो है आपके जो माइक्रोलिथ टूल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महादहा। देखिए नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज कभी मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि सवाल किसी तरीके से भी पूछा जाता है, आपको बस याद रखना है। ठीक है, आप याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इन सब जगहों से भी दोस्तों हमें माइक्रो टूल्स प्राप्त हुए हैं। जो मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे, छोटे छोटे टूल्स जो थे वो हमें यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए बागौर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ये लाइन आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है? देखिए यहाँ से ताम्र पाषाण युग मतलब ताम्र युग एवं लौह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपका आयरन एज शुरू हुआ था और ये जो ताम्र युग है, ठीक है, वो ठीक है, ये शुरू इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बागौर से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अभी तक मैंने जो भी समझाया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ें। चलिए फिर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, अब जो भी नाम मैंने आपको बताए थे इनको भी हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए चौपानी मांडो, मैंने बताया ना कि चौपानी मांडो और नाहर सराय राय और महादहा, इन सब जगहों से जो है जो चीज़ें हैं ये हमें प्राप्त हुई हैं, है ना। क्या मिली हैं? आपके लघु उपकरण टूल्स मिले हैं ना, उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के, है ना, मेसोलिथिक पीरियड के। तो अब हम इनके बारे में और भी जानते हैं कि इन जगहों से और हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए
चौपानी मांडो इलाहाबाद से बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिसमें 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते अंडाकार जैसी तथा शेष गोलाकार हैं। अब देखिए यही सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक लाइन जो मैंने आपके लिए एक एक ये बना के रखा है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए, बस्तियों के अवशेष बागोर से भी मिलते हैं। चौपानी मांडो से जंगली चावल, ठीक है, जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड एवं अन्नागारों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से कि जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस जगह से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर लगा देना है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब है सराय नाहर राय, ये भी यूपी में ही है। ठीक है, से क्या है, हमको 14 शवाधान, ठीक है, जहाँ शव को दफनाया जाता है वो जगह, एवं 8 गर्त चूल्हे एवं स्तंभ गर्त झोपड़ी प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ से चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 14 शवाधान भी प्राप्त हुए हैं और झोपड़ी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अब यहाँ भी झोपड़ी है और यहाँ भी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए इनमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ से जो चौपानी मांडो से जो झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी हैं ना, अंडाकार, और कुछ जो मिली हैं वो हमें गोलाकार प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से जो झोपड़ियाँ मिली हैं ये कैसी है? स्तंभ गर्त, मतलब गड्ढे में नीचे बनाया जाता था, गड्ढे में पिलर्स लगा करके झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। वहीं हमें गर्त चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले हैं? 8 चूल्हे मिले हैं। 14 शवाधान मिले हैं जहां लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, यहाँ के एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने जो भी चीज़ें यहाँ लिखी है वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है दोस्तों। तो देखिए, सराय नाहर राय से हमें एक ही कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से दोनों ओर धार वाली छुरी, मतलब कि जो पैरेलल साइडेड ब्लेड है, ठीक है, अस्थि निर्मित बाण, हड्डियों से बना हुआ बाण, और चक्की, ठीक है, चक्की होता है ना पीसने वाला, के समान, इसके समान उपकरण मतलब टूल्स हमें मिले हैं। एक एक चीज़ इसमें जो मैंने दोस्तों बनाई है आपके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप पूरे ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं महादहा के बारे में। ठीक है, हमने चौपानी मांडो के बारे में पढ़ा, सराय नाहर राय के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं महादहा। महादहा से 35 गर्त चूल्हे, ठीक है, यहाँ से हमें सराय नाहर राय से कितने मिले थे? 8 गर्त चूल्हे मिले थे। अब देखिए यहाँ पर 35 गर्त चूल्हे हैं, यहाँ 8 है, तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, गर्त चूल्हे तो हमें दोनों जगह से मिले हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि गर्त चूल्हे किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में जैसे दे दिया जाएगा A B C D, इनके नाम ले दिए जाएंगे और नीचे आंसर में लिख दिया जाएगा कि A और B, A और C, A B C, इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर आपको दे दिए जाएंगे और यहाँ नाम लिखे रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गर्त चूल्हे हैं ये हमें सराय नाहर राय और महादहा दोनों से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है भाई? यहाँ से हमें सील लोढ़ा भी मिला है। सील लोढ़ा तो आप सब जानते ही होंगे, लगभग सभी के घरों में होता ही है। ठीक है ना, पत्थर का होता है ना, आपने देखा होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो मे बी शायद ना हो, लेकिन आपके गांव में तो ज़रूर आपने देखा होगा। चलिए, युग्मित समाधियों अर्थात स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य महादहा से मिलता है। देखिए अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से? महादहा से। ठीक है, यहाँ से जो 13 कंकाल मिले हैं वह कुंडल एवं माला पहने हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि लोग ज्वेलरी पहनना पसंद करते थे। ठीक है,
13 कंकाल ऐसे मिले हैं जिन्होंने कुंडल और माला, मतलब कुंडल मतलब क्या होता है, जो कान में पहनते हैं ना, कुंडल और माला पहने हुए थे। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग ज्वेलरी भी पहनते थे। ठीक है, तो बोन्स के, हड्डियों की ज्वेलरी बना बना के पहनते थे। ठीक है, बाद में बीड्स की भी ज्वेलरी बनाने लगे। ठीक है दोस्तों, स्टोन के ज्वेलरीज बनाने लगे। चलिए अब देखिए दमदमा। दमदमा से क्या है, 41 मानव शवाधान मिले हैं। ठीक है, 41 मानव शवाधान मिले हैं। ठीक है, यहीं से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एवं हाथी दांत का लटकन मिला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या मिला था, महादहा से हमें मिला था युग्मित समाधि, है ना, इसके साक्ष्य मिले थे जी। युग्मित समाधि का मतलब हो गया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया गया था। तो इसके साक्ष्य हमें मिले हैं महादहा से। और जो दमदमा है, ये जो आपका दमदमा है, यहाँ से हमें एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एवं हाथी दांत का जो लटकन होता है, मतलब जो लॉकेट होता है, उसका साक्ष्य, उसका एविडेंस हमें मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। चलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि जो मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग थे उनका जीवन किस तरीके का था। ठीक है, चलिए विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों, मतलब कि जो पत्थरों में जो आश्रय था, उनका घर था, एवं भीम बेटिका से, जो भीम बेटिका है से जो चित्र मिले हैं, वे मध्य पाषाणिक जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को उजागर करते हैं। आप भीमबेटका देखिएगा ना, एमपी में है भीमबेटका, तो वहाँ के जो गुफाएं हैं, वहाँ से आपके पास अगर 6th क्लास की बुक होगी तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा, रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं और बहुत ही सजीव रॉक पेंटिंग्स। आपको इतनी सुंदर चित्रण, इतने सुंदर से चित्रण किया गया है कि आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, किस तरीके से उसमें ये चित्र बनाए गए हैं, किस तरीके से ड्राइंग लोगों ने की है। ठीक है, तो ये क्या है, वे मध्य पाषाणिक जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को उजागर करते हैं। वो जो ड्राइंग बनी हुई है उससे हमें जो मेसोलिथिक पीरियड है, उस समय के जो पीपल का जो लाइफ था, उनकी जो संस्कृति थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसमें क्या क्या है, किस तरीके की ड्राइंग्स की हुई हैं। तो जंगली पशुओं का शिकार करते हुए तथा जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। ठीक है, इस काल का मानव अब भी भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने देखा था कि जो पैलोलिथिक पीरियड था उसमें भी जो पीपल थे वो शिकार पे ही निर्भर थे, तो मेसोलिथिक पीरियड में भी जो पीपल थे ये शिकार पर ही अभी भी निर्भर थे, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने मेसोलिथिक, आपको पैलोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड 2 चीज़ें समझा दी हैं। अब अगले वीडियो में हम नियोलिथिक पीरियड और बाकी किस तरीके से कृषि और पशुपालन इन सब की शुरुआत किस तरीके से हुई, कब हुई, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसे पढ़िए। ये मैंने पूरा NCERT के अकॉर्डिंग ही बनाया है दोस्तों, ताकि आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, आपके लिए बहुत ही ईजी हो इसको समझना। इस तरीके से मैंने ईजी वे में इसको यहाँ बनाया है, आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। और मैं उम्मीद करूँगी कि जो मैंने आपके लिए यहाँ तैयार किया है आपको इसका पूरा फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नियोलिथिक एज के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक चलिए फिर आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।